तो हेलो बच्चों, आई होप सब सही होंगे। आज हम जो लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर है उसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है और उसको कैसे परफॉर्म किया जाता है। आप जानते हो सांस लेना, रेस्पिरेशन करना कितना इंपॉर्टेंट है, और अगर ये आपके प्रॉपरली नहीं हो रहा है रेस्पिरेशन तो सबसे ज़्यादा डिजीज़ होने के चांस होते हैं। हार्ट अटैक, लंग्स में प्रॉब्लम, आपको ट्यूबरक्लोसिस, आपको अस्थमा, कितनी सारी बीमारी होती है इससे। वो 6th चैप्टर में रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाते हैं। तो अब जब हम इस सिस्टम को पढ़ने जा रहे हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो बात यह है कि जब हम लाइफ प्रोसेस पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है। तो लाइफ प्रोसेस का मैंने आपको मीनिंग बताया था कि ऐसे प्रोसेसेस जो हमें अलाइव रखते हैं, जो हमें जिंदा रखते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने आपको डाइजेशन कंप्लीट किया, ठीक है। तो डाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए प्रोसेस। दूसरा रेस्पिरेशन करेंगे, बाद में हम एक्सक्रीटरी और हार्ट पंप मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम सारे करेंगे। तो 1 by 1 सारे सिस्टम को हम करते हुए जा रहे हैं। इससे पहले 2 वीडियो मैं आपकी टॉपिक पे अपलोड कर चुका हूँ और एक इंट्रोडक्शन डाल चुका हूँ। तो आप उनको अगर एक बार देखना चाहते हैं तो अच्छे से देख ले, आई बटन में उनका लिंक आ जाएगा। करीबन 20 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस बार बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। 5-6 नए स्टूडेंट भी है, तो सबका नाम बीच में और या फिर वीडियो के आखिरी में आ जाएगा, तो आप उनका नाम भी देख सकते हैं और अपना नाम भी आप उसमें देख लेंगे जो बच्चे काम कर रहे हैं। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी रेस्पिरेशन के अंदर क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे ये होता है बॉडी में, क्यों ये ज़रूरी है, और इसके अंदर से एनर्जी कैसे बनती है। मतलब रेस्पिरेशन, सांस लेना, एनर्जी से कैसे रिलेटेड है, तो हम सारा देखेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि हम रेस्पिरेशन को 2 स्टेप में डिवाइड करते हैं। रेस्पिरेशन को बेसिकली हम 2 स्टेप में डिवाइड करते हैं। तो ध्यान से आप देखते रहना कि रेस्पिरेशन को हमने कैसे 2 स्टेप में डिवाइड किया है। पहला स्टेप जो होता है वो होता है ब्रीदिंग, ठीक है। आप जो ब्रीदिंग करते हो वो रेस्पिरेशन का पार्ट होता है। और दूसरा होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ब्रीदिंग को हमने 2 स्टेप में डिवाइड किया, सॉरी रेस्पिरेशन को हमने 2 स्टेप में डिवाइड किया है, ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग में क्या होगा और सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होगा, ठीक है। ब्रीदिंग में आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसके अंदर आप क्या करोगे, ऑक्सीजन और CO2 को एक्सचेंज करोगे अपनी बॉडी में। बार बार आप क्या लोगे, ऑक्सीजन लोगे और CO2 बाहर करोगे। तो ब्रीदिंग जो है उसके अंदर हम गैसियस एक्सचेंज पढ़ेंगे। इसके अंदर टोटल 10 स्टेप पढ़ेंगे, मतलब टोटल ब्रीदिंग के अंदर 10 स्टेप पढ़ोगे। मतलब आप नोज से लेके कैसे हमारे लंग्स में इसका फिल्ट्रेशन होता है, पूरे के पूरे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का पूरा एक प्रोसेस है, ठीक है। ये आपका रेस्पिरेशन का पहले पार्ट है। तो पहले हम सांस लेते हैं, फिर जब हमने जो ऑक्सीजन ले रखा है, जो हमने ऑक्सीजन ले रखा है ब्रीदिंग से, जो हमने ऑक्सीजन लिया है उससे सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। मतलब वही ऑक्सीजन, मतलब जो हमने ऑक्सीजन लिया था, ठीक है, जो हमने ऑक्सीजन लिया था किससे, ब्रीदिंग से, वो आपका जाएगा किसके अंदर, एक सेल के अंदर। और सेल के अंदर क्या होगा, एक सेल के अंदर पर्टिकुलर क्या होगा, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो याद रखना आप कि आपका सेलुलर रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन एट लास्ट सेल में जाता है। पहले तो आप ऑक्सीजन लेते हो, लंग्स में आता है, लंग्स से पूरी बॉडी में ये सप्लाई होता है। और क्या होता है, हर सेल में ऑक्सीजन जाके वो ग्लूकोज को ब्रेक करके उसमें से एनर्जी निकालता है। तो स्टेप 1 और स्टेप 2 पर हम उल्टा चलेंगे। जब हम पढ़ेंगे तो हम सबसे पहले सेलुलर रेस्पिरेशन को भी पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पहले ये जानना जरूरी है कि ऑक्सीजन का काम क्या है हमारी बॉडी में, जाके ऑक्सीजन कर क्या रहा है हमारी बॉडी में। उसके बाद हम ये जाने कि वो गया कैसे, उल्टा चलेंगे, ठीक है। तो याद रखना सबसे ज्यादा इस टॉपिक में से क्वेश्चन आपके आते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या लगता है बच्चों को, टफ सा लगता है, बट ये सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप ध्यान से एकदम देखते हुए चलो कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कर क्या रहा है और कैसे हमें एनर्जी मिलती है, तो पता है आप चाहो तो बहुत ज्यादा अपनी बॉडी में एनर्जी क्रिएट कर सकते हो। आप लोगों ने सुना होगा योगा के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में। तो उसमें ऐसा क्या होता है कि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा अच्छा फैट लॉस होने लगता है, बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में एनर्जी रहती है। तो उसका भी आपको इसके अंदर आंसर मिलेगा कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, यानी कि ब्रीदिंग आपकी क्या है। तो पहले हम ब्रीदिंग लेंगे और उसके ब्रीदिंग के अंदर होने वाला सेलुलर आपका रेस्पिरेशन लेंगे, मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज लेंगे। उसके बाद ब्रीदिंग के स्टेप देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग।
अब ध्यान से सुनना बच्चों, मैंने बोला कि अभी हम पढ़ने वाले हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन की सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन है क्या? ये होता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन सेल और माइटोकॉन्ड्रिया थ्रू विच वी गेट एटीपी और एनर्जी। तो याद रखना कि ये पूरे का जो पूरी डेफिनेशन है ये आप नोट करते हुए चलो, अपनी कॉपी में इसको कर लेना आप लोग। तो सेलुलर रेस्पिरेशन की मैंने आपको डेफिनेशन बताई, पर अब आपको पूरा इसका मीनिंग और एक्सप्लेनेशन समझाऊंगा कि होता क्या। उससे पहले आपको सेल को समझना पड़ेगा। एक आप जानते हो सेल होता है पर्टिकुलर, ये आपका सेल है, ठीक है। उस सेल के अंदर आपका यहां पर मेन आपका न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस। और उसके ऊपर आप जानते हो यहां आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो अंदर आपकी जिस चीज मतलब जो चीज अंदर कम होगी उसको ये अंदर आने देगी, और जो चीज अंदर ज्यादा होगी वो बाहर चली जाएगी। इसीलिए बाहर से अंदर कौन आता है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन किसके अंदर रहता है? ब्लड के अंदर। तो याद रखना कि ब्लड, जो आपके रेड ब्लड सेल्स होता है, रेड ब्लड सेल्स आपने देखे होंगे, वो डोनट जैसे होंगे, यहां पर आपको शो भी हो रहे होंगे कि वो जो रेड ब्लड सेल डोनट जैसे होते हैं, उनके अंदर आपका होता है ऑक्सीजन। याद रखना, उन्हीं के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। और बहुत लोगों को एनीमिया और अजीब अजीब बीमारियां हो जाती है जिनकी बॉडी में रेड ब्लड सेल नहीं होते, जिनकी बॉडी में प्रॉपर हीमोग्लोबिन नहीं होता, जिनकी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं बन पाता। तो याद रखना, ऑक्सीजन होता है आपके रेड ब्लड सेल में, और वो किसके अंदर जाता है? आपके पर्टिकुलर एक बड़े सेल्स में। तो रेड ब्लड सेल अपना ऑक्सीजन लेके आया, वो अब क्या करेगा? बॉडी के सारे सेल में डालेगा। आप जानते हो कि हम कहीं से भी कट करें तो वहां पे ब्लड निकलेगा, इसका मतलब वहां पर नीचे रेड ब्लड सेल पक्का आ रहा होगा, क्योंकि देखो ब्लड होता है रेड, रेड के अंदर, रेड का मतलब क्या? उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स है, इसीलिए तो वो रेड दिख रहा है। और दूसरी बात हमेशा याद रखना कि वो जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो आपके हर पूरी स्किन को, पूरी अंदर जितने भी ऑर्गन्स है, लंग्स, पेनक्रियास, स्टमक, आपकी इंटेस्टाइन, सारी चीजों को क्या सप्लाई करते हैं? ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। तो ये ऑक्सीजन अंदर आएगा, कौन से प्रोसेस से अंदर आएगा? कौन सा प्रोसेस से? तो आप याद रखना वो प्रोसेस होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के प्रोसेस से। डिफ्यूजन का प्रोसेस आपने कहीं ना कहीं 9th में अगर याद रखा हो तो पता है क्या होता है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। वन मोर टाइम, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। बाहर रेड ब्लड सेल में ऑक्सीजन ज्यादा है, यहां अंदर ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा। याद आ गया आपको? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वो अंदर आएगा, और अंदर आके क्या होगा? अंदर आके क्या होगा ये जानना जरूरी है, इसी को बोलते हैं हम सेलुलर रेस्पिरेशन। तो अंदर आके उसके पास दो ऑप्शन होंगे, एक तो होगा साइटोप्लाज्म, याद रखना कि अगर सेल के यहां पूरा एक फ्लूइड होता है, सेल के पूरा बाहर, न्यूक्लियस के बाहर बहुत सारा फ्लूइड होता है जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और इसी फ्लूइड के कहीं अंदर यहां पर आप जानते हो माइटोकॉन्ड्रिया नाम का सेल ऑर्गेनल रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो याद रखना कि आपका ऑक्सीजन सबसे पहले साइटोप्लाज्म में जाएगा, और साइटोप्लाज्म में ही वो कहीं, मतलब इस पूरे फ्लूइड में कहीं क्या होता है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसके अंदर बाद में जाने की कोशिश करेगा ऑक्सीजन। याद रख पाओगे इतना? तो याद रखना, आपको 3-4 बातें याद रखनी है। वो याद रखनी है कि न्यूक्लियस के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और साइटोप्लाज्म पूरा अंदर एक फ्लूइड होता है, उसके अंदर कहीं माइटोकॉन्ड्रिया होता है छोटा सा। तो ज्यादा साइटोप्लाज्म होता है और माइटोकॉन्ड्रिया ये आपका छोटा सा है, ठीक है। तो आपको इतना पता लग गया सेल के बारे में। अब हम सारे स्टेप जानेंगे कि कैसे आपका ग्लूकोज ब्रेक होता है, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि एनर्जी कैसे बनती है। मतलब बॉडी में, हमारी बॉडी में एटीपी, आप जानते हो एटीपी क्या होती है? एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, ये आपका एक एनर्जी बनाने वाला मॉलिक्यूल है। आपका एट लास्ट ग्लूकोज एटीपी में बनना है, तो कैसे बनेगा? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी में कैसे? आपकी बॉडी में एनर्जी क्या होती है? जब बनती है तो स्टोर हो जाती है, और जैसे जैसे हम काम करते हैं खर्च हो जाती है। अब रात में आप खाना खाते हो तो वो एनर्जी आपने जो खाई वो स्टोर हो गई, सुबह काम कर सकते हो ना, लगातार आप 5-6-7 घंटे काम कर सकते हो उस एनर्जी से जो आपकी बॉडी के अंदर है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा मे बी कि ये पूरा प्रोसेस क्या था। इसके अंदर क्या होगा? सबसे पहले ऑक्सीजन आएगा किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर।
ठीक है, थोड़ी सी मैं बात आपको याद दिला दूं कि आप डाइजेशन अगर आपने पढ़ा था, देखो पुराने टॉपिक पढ़ने का बहुत फायदा रहता है, तो डाइजेशन अगर आपने पढ़ा था तो उसके अंदर मैंने आपको एक बताया था विली के बारे में। विली ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था। विली क्या कर रहा था? विली आपका जो भी डाइजेस्टेड फूड है, जैसे प्रोटीन हो, चाहे फैट हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, कार्बोहाइड्रेट किसमें चेंज हुआ था? ग्लूकोज में। तो विली ने उस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करके आपके ब्लड में डाल दिया था। ब्लड पूरी बॉडी में उस ग्लूकोज को सप्लाई कर देता है। याद रखना ये वाली बात, इसीलिए मैं बोलता हूं पुराना एक बार वीडियो जरूर देख लिया करो। उससे क्या फायदा होता है कि आपको पता रहता है कि हाँ लास्ट में क्या सर ने स्टेप बताया था। तो मैं आपको बता दूं कि विली के बारे में बताया था। विली क्या था? जिसने फूड को, जो भी आपका डाइजेस्टेड फूड था, मतलब ग्लूकोज, उसको सेल में डाल दिया था, बॉडी के सारे सेल्स में। क्लियर है? तो अब मैं आपको पता है कि सेल के अंदर ग्लूकोज, आपका पर्टिकुलर सेल होता है तो उसके अंदर पहले से ही आपका ग्लूकोज होता है। ये आपका सेल के अंदर एक ग्लूकोज है। क्लियर? अब जैसे ही ग्लूकोज सेल के, देखो ग्लूकोज आपके सेल के साइटोप्लाज्म में जाता है, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था कि साइटोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियस के बाहर वाला पार्ट साइटोप्लाज्म होता है। तो जैसे ही ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में जाता है, वो दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है। ग्लूकोज दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला यहां से ध्यान से देखो, C6H12O6, C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अब आपको पता है ग्लूकोज अगर प्रॉपर हाफ हाफ डिवाइड हो तो पता है C3H6O3 होगा। देखो इसके अगर दो पूरे हाफ पार्ट हो तो क्या होगा? 6 का 3, 12 का 6 और ये इनटू 2 मॉलिक्यूल्स। ये याद रखना कि जैसे ही आप साइटोप्लाज्म में जाते हो तो आपका दो मॉलिक्यूल बनते हैं, किसके? 2 इंटू C3H6O3। याद रख पाओगे? इसको हम क्या बोलते हैं? सबसे पहले आप याद रखना कि ग्लूकोज जैसे ही आपके सेल के अंदर गया, साइटोप्लाज्म में गया, वो इन दो हाफ पार्ट में हो जाता है। इसका मतलब प्रॉपर C6H12O6 का हाफ हो गया। हाफ होता ही वो क्या हो गया? C3H6O3। ठीक है, क्यों हुआ? क्योंकि इससे पता है बाद में माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाना है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत छोटा है, सेल से भी छोटा होता है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर होता है ना सेल के अंदर। तो इसलिए इसे दो पार्ट में चेंज कर दिया। इससे पता है क्या बोलते हैं? पाइरूवेट। क्या बोलते हैं? पाइरूवेट, पाइरूवेट। ठीक है, कुछ लोग इसे पाइरुविक एसिड भी बोलते हैं। पाइरुविक एसिड, पाइरुविक एसिड। तो आप याद रखना कि आपका ग्लूकोज सबसे पहले पाइरुविक एसिड में चेंज होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। आपका ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर हाफ पार्ट में डिवाइड होता है। अब आगे क्या होता है? उसके बाद ये क्या करेगा? तो याद रखो, उसका मैं पूरा प्रोसेस बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ऐसे बनाना है C6H12O6। जैसे ही ये साइटोप्लाज्म में गया, सेल के साइटोप्लाज्म में गया, ये किस में चेंज हो गया? आपका C3H6O3। बाहर 2 लिख देना, बाहर मतलब दो मॉलिक्यूल बने। इसे क्या बोलते हैं हम? पाइरुवेट, पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड। उसके बाद अब 3 ऑप्शन होंगे, आपको ऐसे 3 ऑप्शन निकालने हैं। अगर आप ये तीनों ऑप्शन ध्यान से समझ गए तो आपको पता लग जाएगा कि क्या प्रॉब्लम होती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, क्या पंगा होता है जब हमें ऑक्सीजन नहीं मिलता है। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा। तो सबसे पहले आते हैं हम प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, एक्सेस O2, पहला कंडीशन। 3 कंडीशन ध्यान से समझना जो भी है। ठीक है, ये वीडियो तो आप बहुत अच्छे से अपने पेरेंट्स तक को दिखा सकते हो कि सर हमारी बॉडी में ग्लूकोज के साथ होता क्या है जब हम खाना डाइजेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, उसके बाद होगा अनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, या फिर एब्सेंस ऑफ O2 यानी कि ऑक्सीजन। तो 3 केस हो सकते हैं
जब आपकी बॉडी में या आपके सेल्स में ग्लूकोज आ गया, ग्लूकोज हाफ पार्ट में डिवाइड हो गया, उसके बाद हो सकता है कि आपके पूरे के पूरे सेल को बहुत सारा ऑक्सीजन मिले, क्योंकि आप अच्छे से रेस्पिरेट करते हो तो आपको फुल ऑक्सीजन मिल रहा है। जो बंदा एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते उनकी बॉडी के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन जा नहीं पाता, तो याद रखना उन्हें मिलता है फिर अनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। योगा में बोलते हैं ना वो करो इस तरीके से, तो याद रखना कि वो जो है उसमें हम काफी ज्यादा ऑक्सीजन बॉडी में पहुंचा रहे हैं। अब हुआ क्या, ज्यादा ऑक्सीजन जाने से सेल के अंदर जहां यहां आपका ग्लूकोज था, वो वाला पायरुविक एसिड आपका माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाता है। याद रखना कि वो ऑक्सीजन आपका माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाता है क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन ही ऐसी चीज है जो आपके सेल के अंदर ग्लूकोज को, जो ये पायरुविक एसिड बना है उसके दो पार्ट बने ग्लूकोज के, उनको माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाती है। तो अब आगे जो रिएक्शन होगी वो पूरी होगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी ये पूरी की पूरी रिएक्शन, याद रखना। ठीक है, मैं सही से लिख देता हूं आपका कि पूरी रिएक्शन होगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। पर ये दो जो रिएक्शन अब होंगी वो होगी आपकी साइटोप्लाज्म के अंदर। क्यों हो रही है वो माइटोकॉन्ड्रिया में क्यों होगी? क्योंकि बहुत सारा ऑक्सीजन सारे के सारे ग्लूकोज को आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ले जाता है। अब देखो क्या बना, आपका एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा। हमेशा इसका एंड प्रोडक्ट जब भी ज्यादा ऑक्सीजन होता है CO2 प्लस H2O प्लस 38 ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये ATP आपका बना। और जब अनसफिशिएंट ऑक्सीजन होता है, बहुत कम ऑक्सीजन आपका बॉडी में जा पाता है, तब बनता है लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP ओनली। और जब बिल्कुल भी ऑक्सीजन ना हो तो इथेनॉल बनता है और 2 ATP बनता है, सिर्फ 2 ATP। तो इसका मतलब जब हम ज्यादा ऑक्सीजन लेते हैं तब 38 ATPs बनते हैं, और जब कम ऑक्सीजन या बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं लेते हैं तो सिर्फ 2 ATP बनते हैं, मतलब ज्यादा एनर्जी बनती ही नहीं। अब तीनों का एग्जाम्पल ध्यान से समझना, तीनों का एग्जाम्पल बहुत मेन है। ये जो एग्जाम्पल मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है, या आप कब होता है? जब बहुत सारा एक्सेस में ऑक्सीजन होता है, इन द टाइम ऑफ योगा। ठीक है, जब आप योगा करते हो तो आपका बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, आपकी बॉडी में हाई एनर्जी लेवल्स होते हैं, हाई एनर्जी लेवल्स। ठीक है, और इस रेस्पिरेशन को हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन। जब हम बहुत सारा अच्छे से ऑक्सीजन ले तो उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब आते हैं इन दोनों के ऊपर, ये कब कब होती है। ये इसका एग्जांपल है, ठीक है, इसका एग्जांपल है इंटेंस एक्सरसाइज। इंटेंस, जब आप इंटेंस एक्सरसाइज करते हो तो पता है क्या होता है, आप ज्यादा काम करवा रहे हो अपने मसल्स को, अपनी बॉडी से ज्यादा काम करवा रहे हो। उस केस में क्या होता है, ज्यादा ऑक्सीजन जा नहीं पाता बॉडी में। आपकी बॉडी में खाना है पर ज्यादा ऑक्सीजन जा नहीं पा रहा क्योंकि आप ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, जरूरत से ज्यादा। तो इंटेंस एक्सरसाइज में आपकी बॉडी में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड स्टोर हो जाता है, लैक्टिक एसिड स्टोर हो जाता है, याद रखना, जिस वजह से हमें फटीग, ठीक है, पेन, समझ में आ रहा है। और कभी कभी बहुत ज्यादा क्या होता है, जो मसल्स होती है ना आपके, वो फाइबर्स उसके ब्रेक भी हो जाते हैं। क्यों? रीजन क्या है? देखो, रीजन ये है कि आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, हद से ज्यादा, ठीक है। अब आप लगातार करते ही जा रहे हो तो आप जानते हो कि बॉडी में क्रैम्प्स आ जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम 5-6 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं तो हमारे पैरों में, हाथों में दर्द होने लगता है। कई बार हम ज्यादा लिख रहे हैं तो हमारे इस पोर्शन में दर्द होने लगता है। रीजन क्या है? वहां पे इतना ज्यादा ऑक्सीजन आ नहीं पाता क्योंकि आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो। तो उस केस में आपकी बॉडी को अनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिलता है, जिससे लैक्टिक एसिड बन जाता है वहां पे। अब वहां एनर्जी तो बन नहीं पा रही, वहां लैक्टिक एसिड बन गया। अब लैक्टिक एसिड जैसे ही स्टोर हो जाएगा आपकी इंटेंस एक्सरसाइज करने पे, और उससे पता है क्या होगा, लैक्टिक एसिड स्टोर करने से क्रैम्प्स, आपको पेन, आपको मसल
जो आपके फाइबर्स है वो ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं कई बार। तो याद रखना कि सेकंड ऑप्शन भी हमारे इंसानों के अंदर होता है, पर इसे एरोबिक नहीं बल्कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। हम इसे क्या बोलते हैं? एन एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर है? क्यों बोलते हैं इसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन? क्योंकि आपकी क्या होती है, इसमें अनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होती है। इसीलिए एक्सरसाइज को भी दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एरोबिक रेस्पिरेशन वाली जितनी भी एक्सरसाइज होती है वो अलग है, उसमें योगा, आपका जुम्बा, ठीक है, और ये सब आ जाते हैं जिसमें हम काफी ज्यादा सांस लेते रहते हैं। और एनएरोबिक वाली होती है जैसे आप क्या करते हो, जो आप जिम वगैरह में करते हो, जो हाई इंटेंस एक्सरसाइज होती है, वो सब आपकी आती है अनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के केस के अंदर। इसके अंदर आपकी बॉडी में एनर्जी थोड़ी कम बन पाती है। इस एनर्जी को बढ़ाने के लिए लोग स्टेरॉइड्स और अलग अलग चीजें लेते हैं ताकि वो इस जो 2 एटीपी बन रहे हैं उसको और अच्छे से बढ़ा सके, और इसमें ऑलरेडी 38 एटीपीज बनते हैं। अब आते हैं हम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के केस में। ये कब होता है इंसानों के साथ? मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं। देखो, प्लेन में जब बहुत ज्यादा ऊपर प्लेन चली जाती है ना, बहुत ज्यादा बादलों से भी ऊपर, तो उस केस में ना बहुत सारे लोग जो ऑक्सीजन मास्क नहीं लगाते, वहां ऑक्सीजन मास्क आता है तो कुछ लोग तो लगा लेते हैं, कुछ लोग लगाते नहीं है। उनके साथ क्या होता है कि वो बहुत बहकी बहकी बातें करते हैं, ठीक है। उनको एक एनारोबिक डिजीज हो जाती है। एनारोबिक का मतलब क्या है? फिर से, जिसके अंदर हमें ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पा रही या ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं मिल पा रही। उस केस में आपको पता है क्या होता है कि वो लोग कुछ भी बहकी बहकी बात करते हैं। उनसे आप सही कुछ, अगर आप उनसे, वो झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि उनका माइंड जो होता है ना वो वर्क नहीं करता। उस केस में उनका माइंड जो होता है वो काम नहीं करता। और जब हम स्विमिंग पूल में कई बार डूब जाते हैं तो सीधा तो नहीं मरते, कुछ देर बाद मरते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में उस केस में हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, इस वजह से हम बेहोश हो जाते हैं। और एरोप्लेन में भी ऐसा देखा गया कि लोग बेहोश हो जाते हैं या वो अजीब बातें करते हैं। तो वो एक डिजीज, वो एक सिंड्रोम होता है, ठीक है। वो पता है क्यों होता है? क्योंकि आपकी बॉडी में इथेनॉल बनता है। इथेनॉल एक होता है अल्कोहल। जब आपको बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आपके सेल खाने को ब्रेक करने के चक्कर में आपकी बॉडी में ये पायरुविक एसिड है, उससे तो वो एनर्जी बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो आपको जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। जब हम ऑक्सीजन नहीं लेते हैं तब भी हमारे सेल हमें जिंदा रखने की थोड़ी देर तक कोशिश करते हैं, 5 मिनट 10 मिनट हमें जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। उस केस में हमारी बॉडी में इथेनॉल बनता है जो कि एक अल्कोहल होता है। ये अल्कोहल ही तो लोग पीते हैं। इथेनॉल ही जो एक साइंटिफिक फॉर्मूला है, एक साइंटिफिक वर्ड है प्रॉपर अल्कोहल के लिए, जो क्या होता है लोग पीते हैं, वो हमारी बॉडी में नेचुरली बनने लगता है, जिस वजह से हम अजीब सी बहकी बातें या फिर हम बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादा अल्कोहल बनने से भी इंसान बेहोश हो जाता है। तो याद रखना, ये भी रिएक्शन साइटोप्लाज्म में हुई और इसमें 2 ही एटीपी बने और इसमें इथेनॉल बना, और इथेनॉल के साथ थोड़ा बहुत आपका क्या बनता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें CO2 और ये क्या बना था? वाटर वेपर। वाटर वेपर बना था आपका, CO2 और वाटर वेपर। इसमें आपका वाटर वेपर नहीं बनेंगे। जब हम प्रॉपर लंबी लंबी सांस लेते हैं तो बहुत सारा वाटर वेपर निकलता है, जिससे एसी क्या कर देता है? कंडेंस कर देता है। आपका एसी, जब बहुत सारे लोग रूम में होते हैं ना तो हम लोग रेस्पिरेट करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि सारे रेस्पिरेट कर रहे होते हैं, सारे सांस ले रहे होते हैं एक रूम में, तो उस सब में से वाटर वेपर निकलता है जिससे ह्यूमिडिटी बढ़ती है, और ह्यूमिडिटी को बाद में कौन कंट्रोल कर लेता है? आपका एसी। तो ये आपकी सारी की सारी, मैंने आपको क्या बताया कि 3 आपके प्रोसेस होंगे। इन तीनों को अच्छे से नोट कर लो, और अब इनके ऊपर कैसे डिफरेंस आता है, कैसे क्वेश्चन आता है, वो मैं पूछता हूं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, फर्मेंटेशन के बारे में। फर्मेंटेशन वर्ड क्या है? फर्मेंटेशन ईस्ट करता है। ईस्ट एक बैक्टीरिया है। दोबारा सुनो, एग्जाम में आता है व्हाट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ईस्ट डू। ईस्ट डू, आपका यीस्ट जो है वो कौन सी टाइप की रेस्पिरेशन करता है? तो यीस्ट इनमें से कौन सी रेस्पिरेशन करता है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाली, यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब सुनो क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं। यीस्ट एक बैक्टीरिया है जिसको कभी भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती सांस लेने के लिए। ये आपकी जमीन के अंदर भी जिंदा रह सकता है। तो क्या करते हैं हम लोग? बड़ी बड़ी पेटी लेते हैं, ठीक है, लकड़ी वगैरह की, उसके अंदर फ्रूट्स, ठीक है, एप्पल, ठीक है, राइस या फिर ग्रेप्स, कुछ भी आप डालो पेटी में, और उसमें यीस्ट के बैक्टीरिया डाल दो, यीस्ट के थोड़े से बैक्टीरिया डाल दो। जैसे ही आप उन बैक्टीरिया को उन ग्रेप्स फ्रूट के ऊपर डाल के जमीन के अंदर गाड़ दोगे तो वो जमीन के अंदर सांस ले सकता है। जमीन के अंदर वो सांस लेंगे और क्या करेंगे? किसको खाएंगे? उस एप्पल को खाएंगे। उस एप्पल को या जो भी आपने फ्रूट डाला होगा उसको खाएंगे। अब जब भी वो उसे खाएंगे
ठीक है, यानी कि वो एप्पल के अंदर ग्लूकोज है, उसको ब्रेक करेंगे, पहले पायरुविक एसिड बनाएंगे, पायरुविक एसिड से वो, अब उन्हें ऑक्सीजन तो मिल नहीं रहा है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है उनके साथ, तो वो क्या बनाएंगे, इथेनॉल बनाएंगे, और 2 एटीपी होंगे, उससे तो वो जिंदा रहेंगे, पर इथेनॉल वो बाहर निकाल देंगे, और बाहर उस पेटी में वो इकट्ठा होता जाएगा इथेनॉल। इसी को बोलते हैं फर्मेंटेशन। ये होती है अल्कोहल बनाने का प्रोसेस। अगर आपसे कोई पूछे अल्कोहल बनाने का प्रोसेस क्या, क्योंकि ईस्ट के बारे में क्वेश्चन आता है कि ईस्ट जो है वो फर्मेंटेशन करता है, जिससे आपका अल्कोहल बनता है। अल्कोहल मतलब जो आप पर्टिकुलर इथेनॉल, जो आप दारू बोलते हो जिसे, सही है, वो बनाता है ईस्ट। और ईस्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए काम करता है, क्योंकि वो मेडिसिन भी एज अ अल्कोहल यूज होता है, पर वो अलग बात है, लोग उसका ओवरडोज लेके बस अपनी सबकॉन्शियस माइंड को भुला देना चाहते हैं। अल्कोहल करता क्या है कि आपका जो माइंड है ना, उस टाइम पे काम करना बंद कर देता है, और आप कुछ भी कर सकते हो। वैसा ही नॉर्मली भी जब आप ज्यादा देर तक ऑक्सीजन नहीं लेते हो, तो आपके माइंड पे सेम इफेक्ट होता है, क्योंकि आपकी बॉडी में इथेनॉल बनता है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि विच रेस्पिरेशन रिएक्शन इज इन्वॉल्व्ड इन मसल फटीग। कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो मसल फटीग के अंदर इन्वॉल्व होती है? तो ये सेकंड वाली है, जब आपको अनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलता है, तो आपको लैक्टिक एसिड आपकी बॉडी में बनता है। और तीसरा कि नॉर्मल एरोबिक रेस्पिरेशन कब होती है, तो वो पहली रिएक्शन हो गई। तीनों रिएक्शन को अच्छे से लिख लो। क्या करो, खुद से दोबारा लिखने की कोशिश करो एक बार कि हाँ सर ने मुझे ये बताया, तो मुझे कितना याद है। तो ये आपकी होती है नॉर्मल ह्यूमंस में, ये हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स में होती है। मेनली किस में होती है आपकी, ये मसल्स में होती है आपकी, ठीक है। वो पूरी बॉडी में हमारी ज्यादातर एरोबिक चलती है, ये मसल्स में होती है, और ये किस में होती है आपकी, ईस्ट में सबसे ज्यादा होती है। क्लियर है? तो बच्चों एरोबिक और एनारोबिक के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। एरोबिक वो जब क्या हो, ऑक्सीजन हो आपका, टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब ज्यादा हो तो आपका एरोबिक होती है, और जब ऑक्सीजन ना हो या अनसफिशिएंट हो तो उसे हम बोलते हैं एनारोबिक, टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब आते हैं, ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, क्योंकि ऑक्सीजन खींच के सारा का सारा पायरुविक एसिड, सारा का सारा ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाता है। पर एनारोबिक क्या होती है, अकर इन साइटोप्लाज्म। देखो ये सेल के जो न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म होता है ना, उसी में रिएक्शन हो जाती है आपकी एनारोबिक, इसीलिए ये ज्यादा अच्छी नहीं है। दूसरा, इसके एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं, मतलब इसका जो प्रोडक्ट बनते हैं वो CO2 और H2O होते हैं, और इसके एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं, अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। अल्कोहल मैंने आपको बताया ईस्ट के अंदर, और लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स के अंदर बनता है। तो एनारोबिक के एंड प्रोडक्ट अल्कोहल और लैक्टिक एसिड होते हैं। और आखिरी में इसके अंदर ज्यादा एनर्जी बनती है, कितनी बनती है, 38 ATP अप्रॉक्स, और इसके अंदर कम एनर्जी बनती है, वो है 2 ATP अप्रॉक्स। तो अगर आप ये दो बातें याद रख पाओगे कि इसके अंदर 38 ATP और इसके अंदर सिर्फ 2 ATP बनते हैं, तो आपको पता लगेगा एनारोबिक रेस्पिरेशन ज्यादा सही नहीं है, एरोबिक रेस्पिरेशन इसके अंदर बाजी मार लेती है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस याद रखना। बच्चों स्टेप 1 पूरा कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर हमने जाना क्या, सेलुलर रेस्पिरेशन, कि सेल के अंदर ऑक्सीजन आपको पहुंचने के बाद क्या करता है। पर अब देखो ध्यान से समझना कि हमने वो तो समझ लिया कि रेस्पिरेशन जब हम करेंगे तो सेल के अंदर आपका ऑक्सीजन पहुंचेगा, पर ऑक्सीजन पहुंचेगा कैसे और ऑक्सीजन जाएगा कैसे। तो आपको मैं एक बता दूं कि ये पूरे मैंने 9 आपके स्टेप लिख दिए हैं, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर कैसे जाता है और क्या करता है अंदर जाके। तो सबसे मेन आपको मैं बता दूं कि ब्रीदिंग जो है वो स्टेप फर्स्ट है, उसके बाद आपका होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, पर ब्रीदिंग आपका स्टेप फर्स्ट है। तो पहले तो ऑक्सीजन जाएगा ना, आप इनहेल और एक्सहेल करोगे ना, और इसका मतलब क्या होता है ब्रीदिंग का, गैसेस ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक का पूरे 9 पार्ट मैंने लिख दिए हैं, अब धीरे धीरे इनको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप पहले पूरा अच्छे से समझ लें, उसके बाद पूरा के 9 पार्ट को अच्छे से लिखें। तो नॉस्ट्रिल क्या होता है, ठीक है। नॉस्ट्रिल आप ध्यान से देखते रहो कि हमारी बॉडी में सबसे पहले जाने का रास्ता क्या है। अगर ये नॉस्ट्रिल 2 होल्स जो हैं यही बंद हो जाए, 2 जो होल्स हैं नॉस्ट्रिल, उनकी एक दवाई भी आती है जिससे जो आता है नॉस्ट्रिल, शायद उस दवाई का नाम होता है, जिससे हम क्या करते हैं कि नोज में जब डालते हैं 2 होल्स में, तो नाक जो है वो आपका साफ हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका नॉस्ट्रिल ही है, जिससे आपका एयर जाएगी। अब इसमें ऐसा क्या है, एक्चुअली में ये आपके नोज होल्स होते हैं, नोज होल्स, और इसके अंदर आपका म्यूकस प्लस हेयर होता है, आपका म्यूकस प्लस हेयर, ठीक है। एक्ट एज अ फिल्ट्रेशन
सिस्टम, एक्ट एज अ फिल्ट्रेशन सिस्टम। याद रखना कि आपका नोज के जो ये होल्स हैं, ठीक है, ये आपके लिए एज अ क्या करेंगे, एक्ट एज अ फिल्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है। और नेसल पैसेज, तो नॉस्ट्रिल उसके अंदर आपका क्या है, पूरा एक पैसेज है, तो ये क्या करेगा, आपका म्यूकस अटैच एक्स्ट्रा डर्ट एंड अनवांटेड सब्सटेंस। तो जैसे ही आप इस पैसेज के अंदर जाओगे, एक्चुअली में ये जो आपका पैसेज है ये यहां से लेके पूरा ये अंदर तक है, नीचे पूरा इस आपको डायग्राम में पता लग जाएगा कि कैसे जो म्यूकस है वो आपके क्या करता है, जितना भी डर्ट वगैरह होता है अंदर उसको क्या कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि ये एज अ फिल्ट्रेशन सिस्टम काम कर रहा है आपका पूरा पैसेज। तो याद रखना, म्यूकस अटैच डर्ट एंड अनवांटेड सब्सटेंस। तो नॉसल जो पैसेज है आपका, नेसल पैसेज, वो आपका यहाँ पर एक्ट करता है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक होता है आपके ये पूरा। कई बार क्या होता है कि आप कभी भी मेडिसिन अपने नोज में डालते हो तो उसका इफेक्ट आपको यहाँ देखने को मिलता है, आपको यहाँ पर एक टेस्ट महसूस होता है। रीजन क्या है, क्योंकि नॉस्ट्रिल और नेसल पैसेज दोनों जुड़े हुए हैं आपस में। तो याद रख पाओगे आपके नॉस्ट्रिल क्या है और नेसल पैसेज क्या है। उसके बाद आपका आता है फेरिनेक्स। तो सबसे पहले एयर आपकी नॉस्ट्रिल्स में गई, फिर नेसल पैसेज में गई, अब आपकी जाएगी वो एयर फेरिनेक्स में। फेरिनेक्स एक टाइप का प्रेशर बॉक्स होता है, प्रेशर बॉक्स। अब क्या मतलब है प्रेशर बॉक्स का, मान लो कि आप वैक्यूम में चले गए, मतलब इस रूम में एयर नहीं है, पता आप बोल भी नहीं पाओगे, आप चौक हो जाओगे, मतलब अगर आप मुंह खोलोगे भी तो आप कुछ बोल नहीं सकते, एयर, बिना एयर के हम बोल नहीं सकते। उसका रीजन क्या है, एक्चुअली क्या होता है, जो हमारा ये होता है ना आपका साउंड बॉक्स, साउंड बॉक्स क्या होता है आपका, लैरिंक्स, ये होता है आपका साउंड बॉक्स। तो साउंड बॉक्स को प्रेशर चाहिए होता है एयर का, बिना एयर के आप बोल नहीं सकते, आवाज भी नहीं आ सकती। आप नेट पे जाए सर्च कर लो, क्या हम वैक्यूम में, क्या हम स्पेस में बोल सकते हैं, नहीं यार, वहां बिल्कुल भी बात नहीं कर रही। आप आमने सामने हो तब भी बात नहीं कर सकते। रीजन क्या है कि आपका जो फेरिनेक्स है उसके ऊपर एयर का प्रेशर ही नहीं आएगा, एयर का प्रेशर ही नहीं आएगा। तो ये क्या करती है, कंट्रोल, ये करती है आपकी कंट्रोल एयर प्रेशर। यस, जो आपका पूरा का पूरा आपका फेरिनेक्स है ये कंट्रोल एयर प्रेशर होता है। और लैरिंक्स आपके लिए किसके लिए है, ठीक है, ये आपका है साउंड बॉक्स, ठीक है, और यूज टू प्रोड्यूस साउंड, बहुत आसान, लैरिंक्स। अब आपका मैंने बोला सबसे पहले नॉस्ट्रिल, फिर नेसल पैसेज, फिर आप आ गए फेरिनेक्स पे, फिर लैरिंक्स पे, ये आपका लैरिंक्स हो गया। अब आते हैं हम ट्रैकिया पे। ट्रैकिया मतलब ये जो पूरा का पूरा आपको अपनी गर्दन दिख रही होगी, तो इसमें पूरा का पूरा जो आपकी पूरी की पूरी विंड पाइप है, या फिर आप बोल सकते हो एयर पाइप, उसका साइंटिफिक नेम होता है ट्रैकिया बोलते हैं, कुछ लोग ट्रैचिया बोलते हैं, आप ट्रैकिया बोलो। ट्रैकिया का मतलब क्या है, पूरा का पूरा आपका विंड पाइप। अब विंड पाइप इतना स्ट्रांग होता है ना, पहली बात तो ये कार्टिलेज से बना हुआ होता है। किससे बना होता है, मेड अप ऑफ कार्टिलेज। पहला पॉइंट आप हमेशा लिखना है इसके अंदर, मेड अप ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज जानते हो, सॉफ्ट बोन, ठीक है। आपकी गर्दन जो है पूरी की पूरी, जो आपकी नेक है वो राउंड कर सकती है, मतलब इसके अंदर क्या है, आपका बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बोन है। अगर देखो हार्ड बोन होती तो ऐसे मूव नहीं कर सकते थे, पर यहाँ क्या है, आपकी सॉफ्ट बोन है। तो सॉफ्ट बोन क्या होती है कि इस पार्ट को बहुत ही ज्यादा क्या बनाती है, एज आप मान लो कि उसको बहुत ज्यादा आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है, ठीक है। तो आपकी मेड अप ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या होती है, सॉफ्ट बोन, जो आपकी एयर में भी होती है, जो आपके नोज में भी होती है, समझ में आया। तो ये आपको बहुत ही ज्यादा ट्रैकिया फ्लेक्सिबल बनाता है। ये है क्या, विंड पाइप है, ठीक है। दूसरा इसका काम क्या है, कनेक्ट टू लंग्स या कनेक्टेड टू लंग्स। एक्चुअली में आपकी ट्रैकिया जो है वो आपकी किससे एट लास्ट जाके किससे अटैच होगी, आपकी लंग से। तो ट्रैकिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी ट्रैकिया कोलैप्स हो गई तो आपका पूरा का पूरा क्या बोलते हैं, सिस्टम खराब हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे सोल्जर्स होते हैं, बहुत सारे आर्मी के ऐसे लोग होते हैं जिनका क्या होता है, उनको मतलब इस तरीके से मारा जाता है कि पूरा उनका ये पार्ट डैमेज हो जाता है। तो पता है बाद में एक पाइप डलती है यहाँ पे, जिस वजह से वो मूव भी नहीं कर सकते। तो याद रखना
के मेड अप ऑफ कार्टिलेज होता है ताकि ये मूव कर सके, दूसरा ये लंग्स से अटैच हो जाएगी। अगर आपकी यही टूट गई, किसी ने इसी को तोड़ दिया, तो आपके लंग्स पूरे कोलैप्स कर जाएंगे, पूरा आपकी बॉडी, कोई जान भी नहीं बचेगी। ठीक है, तीसरी जो सबसे इसकी प्रॉपर्टी है वो होती है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अब आपको एक मैं डायग्राम बताऊंगा, यहां पर एक डायग्राम आ रहा होगा। ठीक है, इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखें तो क्या होगा, कार्टिलेज का, अब यहां पर जो कार्टिलेज दिख रही है ये पता है कैसे लग रही होगी आपको, जो पाइप नहीं निकलता किसके पीछे से, आपके रेफ्रिजरेटर के पीछे से पाइप निकलता है जो बड़ा ही फ्लेक्सिबल होता है, वो पाइप भी दिख रहा है और रिंग्स ऑफ कार्टिलेज भी दिख रही होगी। तो ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का मतलब होता है जो आपका पूरा ट्रैकिया होता है ना, वो इससे बना होता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से, जो बड़ी ही फ्लेक्सिबल मोशन के लिए बहुत काम आता है। एग्जाम में आता है व्हाई ट्रैकिया डू नॉट कोलैप्स, क्या ट्रैकिया फटता क्यों नहीं है, टूटता क्यों नहीं है, जबकि हम इतना मोशन करते हैं अपने हेड और नेक का। तो ऐसा क्यों होता है कि वो आपका टूटता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसके अंदर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती है। तो इसके 3 आप पॉइंट याद रखना, मेड अप ऑफ कार्टिलेज, कनेक्टेड टू लंग्स और रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। इसका क्या होता है, ये पूरा स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज वाला, आपको शो हो रहा होगा यहाँ पे। अब आ रहे हैं हम ब्रोंकाई पे। अब ब्रोंकाई ये सब पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक जो हमने ये 5 स्टेप पढ़े, 5 हमने पार्ट पढ़े, ये लंग्स के बाहर थे। अब हम लंग्स के अंदर आने वाले हैं। ये जो आपके चारों पार्ट हैं, ये लंग्स के अंदर आ गए। तो ये जो ब्रोंकाई, ब्रोंकेलॉइस, एल्वियोली और ब्लड कैपिलरीज, ये सारी लंग्स के अंदर है। तो याद रखना, कुछ लोग यहां पर क्या करते हैं, इन पे बॉक्स बना के, इन पे से देखो बॉक्स बना के यहां लिख देते हैं इनसाइड लंग्स। अब हम लंग्स के अंदर आ गए, अभी तक तो हम लंग्स के बाहर ही चले थे। अब लंग्स के अंदर क्या क्या है यार, लंग्स के अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं आपके। तो सबसे पहले ब्रोंकाई। ठीक है, तो देखो एक मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूं। सबसे पहले आपका ऐसा आता है ऑक्सीजन। ठीक है, किससे आ रहा है, ट्रैकिया से। ट्रैकिया से आपका ऑक्सीजन आया। ठीक है, अब वो है ना, दोनों आपके जो लंग्स हैं उनमें डिवाइड हो जाएगा। आपका आया और यूं डिवाइड हो गया, क्योंकि 2 लंग्स है ना, हमारे डी शेप के 2 लंग्स होते हैं। तो आपका जो ट्रैकिया जब 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जब आपका ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। क्लियर है, तो आपको समझ में आ गया कि ब्रोंकाई क्या है। ठीक है, फिर 2 पार्ट में जाके बहुत सारी टहनियां बन जाती है, मतलब बहुत सारी और ब्रांचेस बन जाती है, उनको हम ब्रोंकेलॉइस बोलते हैं। ठीक है, ब्रोंकेलॉइस। और उसके बाद तो आपका आता है एल्वियोली। और एल्वियोली पता है कैसा होता है, ये होता है एज अ, आप लोगों ने सैक जाना होगा, सैक, इसे बोलते हैं हम एयर सैक, एयर सैक, या आप बोल सकते हो ये एयर फ्लेक्सिबल बैग होता है, फ्लेक्सिबल बैग। अब इनका मतलब क्या है, पहले मैं आपको ब्रोंकाई को बता दूं। ये आपके क्या है, डिवाइडिंग पाइप। ठीक है, इनसाइड लंग्स। ये आपकी क्या होती है, ब्रांचेस, मतलब बहुत सारे अलग अलग लंग्स के हिस्सों में जाने वाली ब्रांचेस ऑफ लंग्स। और उसके बाद आप आते हैं एल्वियोली पे। एक्चुअली में क्या होता है, आप देखते हो कि जब भी आप इनहेल करते हो तो आपके लंग्स एक्सपैंड कर जाते हैं। जब भी हम इनहेल करते हैं तो आपके लंग्स एक्सपैंड कर जाते हैं। वो एक्सपैंड क्यों करते हैं, क्योंकि आपके अंदर, उनके लंग्स के अंदर छोटे छोटे एयर बैग्स होते हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन जाते ही वो एक्सपैंड कर जाता है। ऑक्सीजन जाते ही वो क्या होता है, उनके अंदर आप पहले देखो मान लो छोटे होते हैं और ऑक्सीजन आते ही वो बड़े हो जाते हैं। ठीक है, और वो उसके बाद क्या करते हैं, वो आपको मैं अलग से अभी स्टेप एल्वियोली और ब्लड कैपिलरीज का अलग से भी आपको मैं समझाऊंगा। आप पहले इसे नोट कर लो अच्छे से कि एल्वियोली क्या है, एयर सैक है। अभी ब्लड कैपिलरी का काम मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि अभी हम इन दोनों का काम अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि फंक्शन ऑफ, एक अलग से क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्वियोली एंड ब्लड कैपिलरी। ठीक है, तो आप अच्छे से नोट कर लो इसको। तो बच्चों, मैंने आपको बोला कि एल्वियोली और ब्लड कैपिलरी क्या करता है वो समझेंगे। तो देखो, आपकी जैसे ही ब्रोंकाइस से आपका पूरा ऑक्सीजन यहाँ आया, ऑक्सीजन आपका किस में होता है, एयर में। आपका ऑक्सीजन, आपका एयर आपने ली थी, वो ऑक्सीजन इन छोटे छोटे एल्वियोली में आता है। ये एल्वियोली अभी तो एक्सपैंड नहीं कर रखे, एक्सपैंड मैंने यहाँ पे करके आपको दिखाया, जूम करके मैंने आपको यहाँ दिखाया। इनके ऊपर से देखो, एल्वियोली और एल्वियोलर सैक में क्या डिफरेंस है, पहले यह जानना। एल्वियोली एक जो है, ये एल्वियोलर एक सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर वर्ड। अगर सिंगल हो, सिर्फ एक सिंगल हो, तो आप इसे क्या बोलोगे, एल्वियोलर। और मल्टीपल हो, सारे को मिला के, मतलब प्लूरल वर्ड जो आपका है, मतलब
सारे मिला के एल्वियोली बोला जाता है। तो याद रखना एल्वियोली जो है वो आपका सिंगुलर वर्ड नहीं है, वो सबको मिला के बोला जाता है, और एल्वियोलर एक सिंगुलर वर्ड है। उसके ऊपर से ब्लड कैपिलरीज जाती है। तो मान लो ये आपका जूम करके मैंने डायग्राम दिखाया आपको, जिसके अंदर क्या हो रहा है कि मैंने आपको पूरा एल्वियोलर सैक बताया कि ये ऐसे, इसके अंदर मान लो यहाँ से क्या आया आपका ऑक्सीजन आया है। अब क्या होता है इसके अंदर पूरे में ऑक्सीजन बहुत सारा भरा हुआ है, और इसके ऊपर से ऐसे ब्लड कैपिलरीज जा रही है। ये ऑक्सीजन इन ब्लड कैपिलरी में नहीं है, अंदर है, एल्वियोली के अंदर है, ठीक है। मान लो ऐसे और ब्लड कैपिलरीज जा रही है। ब्लड कैपिलरीज क्या होती है? छोटी छोटी पतली पतली ट्यूब्स होती है ब्लड की, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? ऐसे रेड ब्लड सेल होता है। ये आपको जो मैं बना के दिखा रहा हूं ना, ये सारे रेड ब्लड सेल है। ये ऑक्सीजन नहीं है, ये सारे क्या है? रेड ब्लड सेल, ठीक है। आपको पता है मैंने आपको सेकंड पार्ट इसलिए बताया था, सेकंड जो स्टेप था वो पहले इसलिए बताया था मैंने आपको, इसीलिए सेलुलर रेस्पिरेशन बताया था, क्योंकि पता है क्या, जैसे ही सेल्स के पास ऑक्सीजन जाता है तो ऑक्सीजन तो ले लेता है, बदले में रेड ब्लड सेल को क्या देते थे? कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, तो आपको पता है कुछ ऐसे सेल हैं, ये वो सेल हैं जो अभी ऑक्सीजन लेके जाएंगे। इस रेड ब्लड सेल वाले कुछ ऑक्सीजन लेके जाएंगे आपके किसके पास? सेलुलर रेस्पिरेशन करने, मतलब वो जाके ग्लूकोज बनाने। और ये है जाने वाले, ये वो है जो ऑक्सीजन लेके जाएंगे, अपने अंदर ऑक्सीजन लेके जाएंगे। और कुछ पता है वापस क्या लाते हैं यहां से? CO2। इन सेल्स में क्या है? ये CO2। इन सेल्स में भर भर के क्या है? CO2। क्यों? क्योंकि ये तो वो अभी ऑक्सीजन लेके जाएंगे सेल, और जब ये पूरा रिएक्शन करके वापस भी तो आएंगे ब्लड कैपिलरी, तो ये क्या लेके आएंगे अपने अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड। तो होता क्या है, बाहर अभी इस एल्वियोलर के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है, तो क्या होता है वो इन सेल में ऑक्सीजन भरता रहता है। इन देखो नए नए जो सेल आ रहे हैं उनमें ऑक्सीजन भरता रहेगा, और इनमें क्या भरता रहता है? इनसे क्या लेता रहता है? CO2 भरता नहीं है, इनसे क्या लेता रहता है? CO2। तो याद रखना इसके अंदर फिर से आपका क्या हुआ? डिफ्यूजन प्रोसेस, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो होता क्या है कि सबसे पहले आपका जो भी एल्वियोलर है उसके अंदर जो सेल आए, रेड ब्लड सेल, उनके अंदर ऑक्सीजन डाला गया, क्योंकि एल्वियोलर के अंदर बहुत सारे ऑक्सीजन थे, तो ऑक्सीजन डाला गया, और ऑक्सीजन बाद में सेल्स के पास जब घूम के आया तो उसने CO2 वापस ले लिया, CO2 उनसे ले लिया और ऑक्सीजन डालते गए। तो क्या होता है? CO2 उनके अंदर, एल्वियोलर के अंदर नहीं होता, इनके अंदर ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन देके CO2 वापस लेके हम क्या करते हैं? ब्रीद आउट करते हैं, क्योंकि ब्रीद इन क्या है, तो ब्रीद आउट भी तो करना पड़ेगा। तो याद रखना जो हमने 9 स्टेप पढ़े थे, सबसे पहले क्या? नॉस्ट्रिल, फिर नेसल पैसेज, फिर हमने पढ़ा आपका फेरिनेक्स, फिर लैरिनेक्स, फिर आपका ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकेलॉइस, फिर आपका एल्वियोली, और फिर आपका ब्लड कैपिलरी। इसका उल्टा होता है, फिर बाद में आपका ऑक्सीजन आ गया एक बार इन 9 के 9 स्टेप से, और वापस उल्टा क्या चला जाता है आपका? CO2 बाहर चला जाता है। तो ये आपका जब ऑक्सीजन आता है उसे इनहेल बोलते हैं, और जब आपका ऑक्सीजन निकल जाता है तो उसे एक्सहेल बोलते हैं। अब इनका हम डिफरेंस पढ़ेंगे। अब बच्चों लास्ट टॉपिक आपका रेस्पिरेशन सिस्टम के अंदर, जैसे हमने एनारोबिक और एरोबिक के बीच में डिफरेंस पढ़ा, वैसे ही हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का मतलब क्या है? इनहेलेशन मतलब आप क्या ले रहे हो? इसके अंदर ऑक्सीजन आप इनवर्ड ले रहे हो, और इसमें आप क्या निकाल रहे हो? CO2 बाहर कर रहे हो आप, ठीक है। तो जब आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो तो क्या होता है? ड्यूरिंग इनहेलेशन द थ्योराइक कैविटी जानते हो? ये पूरी की पूरी जो पार्ट है आपका यहां तक, थ्योराइक कैविटी कहते हैं इसे। चेस्ट कैविटी भी बोल सकते हो, पूरा चेस्ट कैविटी ये आपकी एक्सपैंड होती है। तो याद रखना इनहेलेशन के टाइम पे आपकी थ्योराइक कैविटी या चेस्ट कैविटी एक्सपैंड होती है, बहुत सिंपल सी बात है। और एक्सहेलेशन के टाइम पे आपकी थ्योराइक कैविटी आपकी कम हो जाती है। वैसे ही आपकी जो रिब्स है, रिब्स जानते हो? ऐसे रिब्स आपने देखी होगी अपने, किसके ऊपर? रिब्स आपकी कवर करती है, प्रोटेक्ट करती है किसको? लंग्स को। तो जो आपकी रिब्स है वो भी लिफ्ट अप हो जाती है, जैसे ही आप इनहेल करते हो आपकी रिब्स ऊपर आती है, और एक्सहेल करते हो आपकी रिब्स क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। याद रखना वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेज। हाँ, इनहेल करते हैं तो आपका एल्वियोलर सैक जो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले वो बढ़ेगा, तो जिससे आपका लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। और एक्सहेलेशन करने पे वॉल्यूम ऑफ लंग्स आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट सबसे डिफिकल्ट है बच्चों के लिए,
डायफ्राम क्या होता है एक्चुअली में, आप इस डायग्राम में देखो, जैसे ही आपकी रिब्स खत्म होती है उसके नीचे आपका एक मसल टाइप की होती है, डायफ्राम बोलते हैं। नॉर्मली जब हम सांस छोड़ देते हैं तो ये डोम शेप की रहती है, मतलब जब हम सांस छोड़ देते हैं तो ये डोम शेप मतलब क्या होता है, ऐसे कर्व शेप की। पर जैसे ही हम क्या इनहेल करते हैं तो ये डायग्राम फ्लैट हो जाता है। डायग्राम बहुत कम लोगों को पता होता है कि ये क्या होता है। ये एक्चुअली में आपके रेस्पिरेशन और डाइजेशन को अलग रखने के लिए बीच में होता है, रेस्पिरेशन और डाइजेशन को अलग रखने के लिए बीच में होता है। तो ये बात आप याद रखना। तो ऐसे ही आपका रेस्पिरेशन सिस्टम पूरा खत्म होता है। सब कुछ आपने अच्छे से जान लिया इसके बारे में। नोट करो, मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करो, ठीक है। मेरा नंबर नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में ले लो। और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया, ये उनके नाम हैं। और आई होप मुझे नेक्स्ट टाइम इससे ज़्यादा बच्चों के आपके व्हाट्सएप आएंगे, उनके फोटोज़ आएंगे। बहुत अच्छा लोग काम करते हैं। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स। और शेयर कर दो यार इस वीडियो को, लाइक, बस। बाय बाय। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.